नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कानून और आप लेके अली बुखारी आपके लिए प्रोग्राम लेके हाजिर है। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं अपडेट्स के साथ। हमेशा की तरह कुछ नए केसेस आए हुए हैं। कुछ ऐसा केस लो आया है जो काफी इंटरेस्टिंग केसेस प्रेजेंट कर रहा है। ऑलवेज एज ऑलवेज थैंक्स टू फ्री मूवमेंट, उनकी तरफ से जो वेबसाइट चलती है उसके अंदर मुझे काफ़ी केसेस मिल जाते हैं और मुझे हर जगह ढूंढना नहीं पड़ता। एक जो केस बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नजर आया यहाँ पे, उस तरह के केस में मैं अभी रिसेंटली इन्वॉल्व था। रिसेंटली इन द सेंस के पिछले हफ्ते स्टोक ऑन ट्रेंट में मैं कोर्ट में था, वहां पे ये इस तरह का केस उठा था। फैक्ट्स क्या थे वहां पे कि एक एप्लीकेशन की गई, पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन की गई, उसको रिफ्यूज कर दिया होम ऑफिस ने। रिफ्यूज उन्होंने किया जिस भी पॉइंट के ऊपर कि जी ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कॉलेज के जो आपने पहले सर्टिफिकेट दिया वो सही नहीं है, हमने कॉलेज से पता किया आप कॉलेज में नहीं थे वहां पे, और इसलिए हमने फोर्जरी की एलिगेशन लगा के उसको रिफ्यूज कर दिया। अपेलेंट ने अपील की, कोर्ट में गए, जज के सामने गए, उन्होंने जाके कॉलेज का एक और लेटर प्रेजेंट किया वहां पे और कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन दी कि वाकई यहां पे स्टूडेंट थी। इसलिए जज ने सारा कुछ देखते हुए अपील अलाउ कर दी। अब जिस वक्त अपील अलाउ की गई, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि वहां पे कोर्ट में होम ऑफिस का वकील भी मौजूद था, यानी होम ऑफिस रिप्रेजेंटेड था। होम ऑफिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जो डॉक्यूमेंट दिया गया, जो लेटर दिया गया, होम ऑफिस ने देखा उसको, होम ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ने उसको देखा और उससे कहा कि हाँ जी ठीक है, जिसकी बेस पे जज ने अपील को अलाउ किया। अब ये अपील अलाउ की गई मार्च 2011 में। अब उसके बाद वो अपील होम ऑफिस के पास है कि अब उसके ऊपर डिसीजन इंप्लीमेंट करना है। उन्होंने इंप्लीमेंटेशन की जाके अगस्त 2011 में, यानी मार्च से लेके अगस्त तक वो जो भी अपना करते रहे। और अगस्त में उन्होंने अगस्त की एक डेट को एक लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ कि जी कांग्रेचुलेशंस ब्ला ब्ला जो भी होता है उसमें, कि हम आपकी अपील सक्सेसफुल होने के बाद आपको हम स्टेटस ग्रांट कर रहे हैं, और वो स्टेटस ग्रांटिंग लेटर बन जाता है। उसके साथ ही दूसरा लेटर लगा हुआ है कि इस डेट को हम आपको स्टेटस ग्रांट करके उसके बाद हम अब रिफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्दर चेक किया है और जो आपका लेटर लगा था साथ, वो लेटर जेन्युइन नहीं था। हमने और इंफॉर्मेशन मांगी और उस और इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप वहां पर स्टूडेंट नहीं थी, इसलिए हम आपको अब रिफ्यूज कर रहे हैं। और दोबारा से राइट ऑफ अपील मिला, जिसके लिए अब मैं दोबारा कोर्ट में था। अब इंटरेस्टिंगली ये डिसीजन भी है। अब डिसीजन का जो केस का नाम है वो है डाबी यूके अपर ट्राइब्यूनल का डिसीजन है। और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसा मैंने अभी बताया, ये मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि इस तरह की सिचुएशन भी बनती रहती है और आजकल होम ऑफिस की तरफ से एक ट्रेंड चल रहा है कि अब ये भी किया जाए। ट्रेंड क्या है? एप्लीकेशन की गई, उन्होंने रिफ्यूज किया उसको, आपने अपील की, अपील जीत ली। अब अपील इंप्लीमेंट करने के से पहले, यानी आपको स्टेटस देने से पहले, वो और फर्दर इंक्वायरीज कर रहे हैं, यानी जिसे हम कहते हैं फिशिंग कर रहे हैं कि शायद कुछ और मिल जाए रिफ्यूज करने के लिए। वेरी नास्टी। बट एनीवे, अब उन्होंने ये चीज की, उनको कुछ मिला, उस कुछ मिलने की बेस पे उन्होंने एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब जज के सामने अपील प्रेजेंट की गई, जब कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए, होम ऑफिस का वकील वहां मौजूद है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो फिर अब बाद में जब आपके पास अपील का टाइम भी है, अब अगर हम एक केस में जाते हैं अपेलेंट्स की तरफ से, हम केस को जाके फाइट करते हैं, जज हमारे खिलाफ फैसला कर देता है, हमारे पास 5 दिन का टाइम है उसको चैलेंज करने का। अगर 5 दिन में हम चैलेंज नहीं करते उसको, अपील आउट ऑफ टाइम हो जाती है। अगर आपने कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया, आपकी कुछ भी नहीं होगा, आपका जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। अब इस केस के अंदर अपील हमने जीती, यानी अपेलेंट्स ने अपील जीती, कोर्ट से सारा कुछ क्लियर हो गया। आगे जो 5 दिन का टाइम था, होम ऑफिस ने अपील नहीं की बिकॉज बकौल उनका जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था कि जी हमें कोई चांस नहीं था, इसके अंदर कोई एरर ऑफ लॉ नहीं था। अब एरर ऑफ लॉ नहीं होने की वजह से उन्होंने अगर अपील नहीं किया तो बाबा डिसीजन को इंप्लीमेंट करो। ये क्या चीज है कि आप नई बातें ढूंढ रहे हैं जाके और नई नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाय द टाइम उन्होंने ये सारा कुछ ढूंढने की कोशिश की, कॉलेज बंद हो चुका था, कॉलेज बंद होने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, कोई स्टाफ नहीं है वहां पे, सो अब जाहिर है उनको कोई जवाब नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं मिली, हम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई एविडेंस नहीं दे सकते बिकॉज 2008 का कोर्स खत्म हुआ है। सो इस तरह की सिचुएशन में इट्स मैनिफेस्टली अनफेयर। अब ये जो केस है डाबी, ये भी इस पॉइंट को ही एड्रेस कर रहा है और इसमें खास तौर पे ये कहा गया है कि जहां पे एक इन कंट्री एप्लीकेशन की जाती है और उसको रिफ्यूज किया जाता है एक फॉल्सिटी की एलिगेशन लगा के, यानी कि उनको कहा जाता है कि आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है,
एंड द रिस्पोंडेंट यानी होम ऑफिस की तरफ से ये चीज प्रूव नहीं की जाती कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया, क्योंकि एलिगेशन ऑफ फ्रॉड जब लगाया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। सो फिर होम ऑफिस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो इस चीज को प्रूव करें कि ये डॉक्यूमेंट वाकई जेन्युइन नहीं है। अब उन्होंने अगर वो चीज नहीं की तो फिर ये जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन है जिसके ऊपर उन्होंने उसको अलाउ किया, वहां पे रिस्पोंडेंट इज ऑब्लाइज्ड, यानी रिस्पोंडेंट होम ऑफिस के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन की गई थी उस ओरिजिनल एप्लीकेशन के डिसीजन के ऊपर आपको फैसला सुनाए वो, और उसके ऊपर आपको स्टेटस दे, और अगर वो स्टेटस नहीं देते देन इट इज रॉन्ग। सो यहां पे अभी जिस केस की बात कर रहा हूं जो हमने अभी फ्राइडे को किया है, अब उसके अंदर एग्जैक्टली ये चीज हुई है। डिसीजन जज की तरफ से आ गया, अब डिसीजन को इंप्लीमेंट करो भाई। अब तुम लोगों को आंखें बंद कर देनी चाहिए। अब ये नहीं करना कि नहीं अभी भी ढूंढना है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जब जज ने एक चीज कह दी, आप जज की बात के खिलाफ जा रहे हो, कह रहे हो और नहीं उसको क्या पता, हम खुद ढूंढेंगे और कोई इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो हमें मिलेगी तो उसके ऊपर हम इनको मना करेंगे। और इतने महीने वेट किया, तब तक सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, कॉलेज बंद हो गया, और आप जाके कह रहे हो सी कोई एविडेंस नहीं है। सो आई थिंक वेरी वेरी अनफेयर। एक और केस जो इंटरेस्टिंग केस है, दैट इज अस्वाट। अस्वाट केस है फियांसे ऑफ रेफ्यूजी के ऊपर, श्रीलंका का केस है। ये भी 2011 का यूके अपर ट्राइब्यूनल का केस है। इसके अंदर जो पॉइंट मैंने एक दफा पहले भी मेंशन किया था, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और ये सवाल अक्सर उठता है, और मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को उसका जवाब नहीं पता। वो सवाल ये होता है कि अगर एक रेफ्यूजी अपना मुल्क छोड़ता है, एक असाइलम सीकर बन के यूके में आता है, आके असाइलम करता है और उसको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, उसके बाद अगर वो कोई शादी करना चाहे या फियांसे को लाना चाहे तो क्या रूल्स उसको अलाउ करते हैं? अब रूल्स के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, रूल्स के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है कि आप अपने स्पाउस को, जो कि पोस्ट फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब क्या, जब आपने अपना मुल्क छोड़ दिया, जब आप निकल आए वहां से, when you flew away, जब आपने अपना मुल्क छोड़ दिया उसके बाद आपने आकर शादी की है यहां पे, या आपका फियांसे है, तो रूल्स के मुताबिक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो पॉइंट यहां पे उठता है वो ये कि अगर किसी वर्क परमिट वालों को देखो, आप वर्क परमिट वाला आता है यहां पे, बंदा आके शादी करता है और वो रूल्स के मुताबिक अपने डिपेंडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है। उसी तरह से आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर किसी को देखो, कोई यहां पर आता है, आके उससे बाद शादी करता है, कर सकता है, तो वो भी टेम्पररी लीव है, इंडेफिनिट लीव नहीं है। जब रूल्स उनको अलाउ करते हैं तो इनके लिए क्यों नहीं अलाउ जो कि रेफ्यूजी स्टेटस पे आए? और रेफ्यूजी स्टेटस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपके कंट्रोल में नहीं तो इट इज अनफेयर कि आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते या आप अपने फियांसे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। वो पॉइंट इसके अंदर उठा था। और एफएच मैंने केस का पहले जिक्र किया हुआ है, जो कि 2010 का केस था, एफएच ईरान के नाम से। उसके अंदर ये चीज कही गई थी कि जिस तरह से रूल्स के अंदर होता है बाकी डिपेंडेंट्स के लिए, उसी तरह से यहां पे भी डिपेंडेंट्स की तरह से आपको वीजा मिलना चाहिए या इन कंट्री स्टेटस चेंज होना चाहिए। सो इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा इस केस को मेंशन कर दूं बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जब पूछते हैं, और बहुत सारे वकीलों को भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि पोस्ट फ्लाइट स्पाउस के लिए जो रेफ्यूजी स्टेटस पे है उनके लिए यहां पे अब केसेस मौजूद हैं जिसके ऊपर हम फाइट करके वो स्टेटस ले सकते हैं। सो होपफुली इस तरह की सिचुएशंस जो भी चलेंगी उसके अंदर ये केसेस हमें काफी हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे और केसेस भी हैं, बट ये दो केसेस मैंने सोचा कि मैं जरूर डिस्कस करूंगा बिकॉज इनके अंदर एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठते हैं जो रोजमर्रा की डिस्कशंस में नहीं आते। सो आई वांटेड टू शेयर दैट। अब मेरा ख्याल है कॉल्स की तरफ चलते हैं। मुझे बताया गया कि आज किसी ने 6:30 बजे से फोन होल्ड किया हुआ है। सो पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरा सवाल यह है कि मेरी वालदा को यहाँ पे जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस मिला है। 3 साल पहले उन्हें अपर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूजी का वो मिला था और साथ मेरे छोटे बहन भाइयों को भी मिला था। तो मैं पाकिस्तान में था उस वक्त, मैंने बाद में ज्वाइन किया। मेरी कुछ हिस्ट्री थी एप्लीकेशंस की यूके बॉर्डर एजेंसी के साथ, तो उन्होंने मेरा जो है वो रिफ्यूज कर दिया। मैंने भी यहाँ पे असाइलम किया। तो अब मुझे जैसे उन्होंने रिफ्यूज किया, मुझे लग रहा है कि मैं हियरिंग विन नहीं कर सकूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो मुझे इस कंट्री से रिमूव कर देते हैं तो जब मेरी वालदा 2 साल के बाद इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगी मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ, तो क्या होम ऑफिस उन्हें ये कह सकता है कि मतलब हमने आपके मतलब बेटे को निकाला है क्योंकि हम एग्री नहीं करते थे कि उसकी जान को खतरा है, तो क्या वो मेरी वालदा को इंडेफिनिट लीव से इनकार कर दें? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजल में एक बात और भी किया कि औरतों के सर्कमस्टांसेस
डिफरेंट होते हैं मर्दों के सर्कमस्टांसेस है। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या इससे मेरी वालदा की इंडेफिनेट लीव पे फर्क पड़ेगा अगर वो मुझे यहाँ से रिफ्यूज कर देते हैं, मेरा एसाइलम नहीं मानते और इसमें निकाल देते हैं? क्योंकि मैंने यही बताया है कि मुझे उन्हीं लोगों से खतरा है जिनसे मेरी माँ को है, तो तकरीबन मिलता जुलता केस था। तो आप इस पे जरा सा थोड़ी सी वजाहत कर दें, क्या इंडेफिनेट लीव पे उनकी फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूं आपको। देखिए, रेफ्यूजी स्टेटस जब आपको मिलता है, रेफ्यूजी स्टेटस आपको 5 इयर्स के लिए मिलता है। 5 साल के बाद जब आपने अप्लाई करना होता है इंडेफिनेट लीव के लिए, तो इस वक्त जिस तरह से लॉ चल रहा है और जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही हैं, उसमें आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनेट लीव के लिए और वो आपके केस को खोल के नहीं देखते, जिसको एक्टिव रिव्यू कहा जाता है। वो एक्टिव रिव्यू नहीं करते, प्रोवाइडेड आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं है, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर्ली अपना टाइम यहाँ पे गुजारा, कोई आपने उल्टा सीधा काम नहीं किया, कोई आपने और आइडेंटिटी नहीं की, कोई आप वापस चक्कर नहीं लगाया अपने मुल्क को। अगर उस तरह कोई चीज़ नहीं आपने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन बन सकती है और उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टेटस मिल जाना चाहिए। कुछ मैंने देखे हैं रिफ्यूज होते हुए भी, लेकिन वहां पे और फैक्टर्स आते हैं। सो ये मत सोचिए कि ब्लाइंडली कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो वो 100% एक्सेप्ट हो जाएगी। 100% एक्सेप्ट नहीं होगी, रिफ्यूजल के भी चांसेस होते हैं। सिर्फ सोच समझ के गुर वाली बातों से उसको एप्लीकेशन करना। ये जो सवाल है इनका, अब इनका सवाल ये है कि इसने क्योंकि एज अ सन आके एप्लीकेशन की है यहाँ पे, इसने आगे कहा, अब ऑब्वियसली ही मस्ट बी ओवर 18, तभी उनकी अलग एप्लीकेशन की गई है। अब इन्होंने आके अलग एप्लीकेशन की है, इन्होंने कहा जी मुझे भी वही खतरा जो मेरी मदर को खतरा था, सो मुझे भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, इंक्लूड किया जाए। अब इनको ये कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो मैं सोच सकता हूं कि आपको इंटरनल फ्लाइट का ऑप्शन अवेलेबल है, मर्दों के लिए डिफरेंट बातें हैं, औरतों के लिए डिफरेंट बातें होती हैं, औरतों को रिकग्नाइज किया जाता है एज अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, जिसका मतलब यह कि उनको वो प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंजॉय करते हैं वहां पे। सो इस तरह की सिचुएशन होते हुए आपको यहां पे रिफ्यूज किया गया असाइलम, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी आप वापस जाके सेफ रह सकते हैं या आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानी गई होगी, जो कुछ भी है। आपकी वालदा को इससे कोई खतरा नहीं, वो इसलिए कि उन्होंने ऑन हर ओन बेसिस असाइलम अप्लाई किया था। उनको जो रेफ्यूजी स्टेटस मिला वो उनकी स्टेटमेंट पे, उनके एविडेंस के ऊपर मिला। अब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, दैट कुड बी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। उसका मतलब ये नहीं कि जो आप कह रहे हो वो झूठ है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी रीजन की वजह से जो भी टेक्निकलिटीज बनती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे, जिस वजह से आपको असाइलम नहीं दिया गया। अब अगर आपको यहां से रिमूव कर दिया जाता है, जब आपकी वालदा का टाइम आता है इंडेफिनिट लीव का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो अपना रेफ्यूजी स्टेटस खत्म होने से पहले, यानी अप टू 28 डेज पहले वो अप्लाई कर सकती हैं। उस टाइम के अंदर अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर उनका वीजा खत्म हो रहा है, अगर उनका रेफ्यूजी स्टेटस खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑन द 31st of January, अब उन्होंने उस डेट को नहीं अप्लाई किया, उन्होंने जाके 3rd February को अप्लाई किया, यानी उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, उनका जो स्टेटस था वो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर उनको एक्टिव रिव्यू में डाला जाएगा। फिर वो सारा कुछ खोल के देखेंगे और कहेंगे अब हमें नए सिरे से प्रूव करो कि आपको अभी भी खतरा है। अगर वो चीज हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होगी उनके लिए, लेकिन अगर वो चीज नहीं होती, अगर उससे पहले उन्होंने अप्लाई कर दिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको स्टेटस मिल जाना चाहिए, डेफिनेटली मिल जानी चाहिए। यहां पे मैं एक बात और क्लियर करता चलूं, अक्सर लोगों को ये सवाल आता है, रेफ्यूजी स्टेटस मेरा ख्याल है अब सब जानते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, आपने असाइलम अप्लाई किया, असाइलम आपको मिल गया, रेफ्यूजी स्टेटस आपको मिल गया, अब उस रेफ्यूजी स्टेटस से 5 साल आपने गुजारने। अब उन 5 सालों में अगर बीच में आप वापस पाकिस्तान जाते हैं तो फिर जब आप एयरपोर्ट पे वापस आएंगे तो आपको रोक लिया जाएगा और आपका रेफ्यूजी स्टेटस कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहना कि जी आपको अपने मुल्क में कोई खतरा नहीं है, तभी आप वापस गए। अब लोग अक्सर समझते हैं कि जी अगर इंडेफिनिट लीव मिल जाए तो फिर ये बात खत्म हो जाती है, इंडेफिनिट लीव मिलते ही हम फौरन जा सकते हैं। नो, अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, उसके अंदर जब आपको स्टेटस डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वहां पे आप देखें उसके ऊपर लिखा होता है रेफ्यूजी स्टेटस और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी लिखी होती है। अगर आप उस वक्त वापस जाते हैं तो यू आर स्टिल अ पाकिस्तान नेशनल। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं वहां भी बात करता हूं कि आप अभी भी पाकिस्तानी नेशनल हैं और आप वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, चाहे इंडेफिनिट लीव मिल चुकी है आपको। इसका मतलब यह कि आपने ये इंटेंशन डिक्लेयर कर दी कि आपको कोई खतरा नहीं है। सो अगर आप उसके बाद वापस आते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस पर अगर आपको इंडेफिनिट लीव मिली हुई है तो वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं एंट्री। लेकिन अगर लेगेसी में आपको मिला है तो वो आपको रिफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको रेफ्यूजी नहीं माना गया। ये दोनों चीजों का मैं फर्क बताना चाहता था। कब कब ट्रैवल कर सकते हैं जो रेफ्यूजी लोग होते हैं, अगर आपको यहां पे इंडेफिनिट लीव मिल गई, उसके बाद आपका साल और गुजर गया, आपने उसके बाद नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आप ब्रिटिश नेशनल बन गए, अब आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं,
अब आप ब्रिटिश नेशनल हैं, सो एज ए ब्रिटिश नेशनल अगर आप ट्रैवल करके वापस आना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी जो खतरा था वो टल चुका है या खतरा कम हो चुका है और आप फील करते हैं कि आप वापस जा सकते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अली भाई, मैं अमर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 98 में इधर आया था। ठीक है, तो 1.5 साल पहले मैंने एप्लीकेशन की थी। अच्छा, क्या तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि आप 13 साल से ऐसे ही रह रहे हो। ठीक है, को हक नहीं था रहने का और मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद मैंने रिकंसल्टेट के लिए भेजा उनको। ठीक है, 1.5 साल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं उसका दिया। ठीक है, अब मुझे 14 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, सही। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं फ्रेश एप्लीकेशन 14 साल की करूं, उसका वेट करूं कि या उसको रिमूवल के ऑर्डर लेके राइट ऑफ अपील लेके तो कोर्ट में चैलेंज करूं जो है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 14 साल का पूरा एविडेंस है? क्या एविडेंस है आपके पास पूरा 14 साल का? हाँ, उन्होंने जो मुझे लेटर भी लिख के भेजा उस पर भी डेटे वेटे उन्होंने लिख के भेजी है सारा, क्योंकि आप इतनी तारीख को आए थे, इतनी तारीख को आपने एप्लीकेशन किया और इतनी देर का आपका वीजा था, क्योंकि मैंने अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ भेजी थी। उन्होंने वो 13 साल तो एक्सेप्ट कर लिए। सही। अब मुझे उसके बाद मैंने रिकंसल्टेट के लिए भेजा हुआ 1.5 साल से, उसका कोई जवाब नहीं मुझे आया। चलो मैं अब आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनिए बैठ के। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत अप्लाई कर रहे हैं कि आप आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आपको 13 साल गुजरे होते हैं यहाँ पे लीगली या इलीगली टाइम को मिला के, तो आप इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते। इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं 10 साल लीगली कंटिन्यूअसली गुजारे, 276 पैराग्राफ के अंदर आपको स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपने 14 साल कंटिन्यूअसली गुजार लिए यहाँ पे लीगली या इलीगली, उसके ऊपर भी पैराग्राफ 276D के अंदर आपको स्टेटस मिल जाएगा। अब करना क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप रूल्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको रूल्स की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। अब अगर आपको 14 साल कंप्लीट हुए, आप 14 साल की बेस पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपको यह प्रूव करना है कि 14 साल के एक एक साल जो आपने यहां पे गुजारा है वो आपका वाकई यहां पे था, आपके पास एविडेंस है उसका। अब लोग क्या करते हैं कि जी मेरे पास, मैं ये देखे जी मैंने क्या निकाल लिया, अब वो पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी है कि जिसपे उनकी एंट्री हुई थी। अक्सर लोगों की बड़ी बड़ी मूछें होती हैं उस वक्त, पुरानी 14 साल की एप्लीकेशन जब करते हैं। दूसरी चीज वो अक्सर निकाल के क्या ले आते हैं, कोई पुराना सा डॉक्टर का वो कार्ड होता है, वो जो NHS कार्ड आता है वो निकाल लाते हैं। कई लोग निकाल लाते हैं कोई एक आधा टूटा भजा बेचारा फटा पुराना बिल होता है, वो कोई 10 साल पुराना होता है। जी ये चीजें प्रूव करती हैं मैं इतने साल से हूं। नो, इनके ऊपर बात नहीं बनती। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं 1998 से यहां पे रह रहा हूं, मुझे पूरे 14 साल कंप्लीट हो गए यहां पे, आपको हर साल का कोई ना कोई ऑफिशियल एविडेंस देना है। अगर आप करें कि जी हर साल की आपने कोई वो लेटर बना के किसी दोस्त से लेटर बनवा लिया कि जी मैं इसको 14 साल से जानता हूं, ये यहां पे इस एड्रेस पे रह रहा है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। या वो उस तरह का एक लेटर हो या उस तरह के 50 लेटर्स हो, वो फिर भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बनता और उसको होम ऑफिस रिफ्यूज ही करेगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, आपके बिल्स होते हैं, आपके काउंसिल टैक्स होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, आपके P60s होते हैं, आपके पे स्लिप्स होती हैं, कोई डॉक्टर के लेटर्स होते हैं, जो भी इस तरह की चीजें जिसमें आपका अमल दखल नहीं और किसी और ने वो लेटर इशू करना है, वो चीजें कर सकते हैं। अब आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा, 13 साल की जो आपने एप्लीकेशन की उसको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स किया गया, ठीक। उसके अंदर आपने उनसे कहा होगा कि जी मुझे यहां पे तस्लीम करो कि मैं इतने साल से रह रहा हूं और मुझे उसकी बेसिस पे स्टेटस दो। अब उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया। पहली बात तो ये, अगर आपका प्रॉपर एविडेंस हो जो आपने सबमिट कराया हो और प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपकी केस को फाइट किया जाए, मैंने नहीं अभी तक देखा कि 13 साल गुजारने के बाद जो प्रॉपर एविडेंस के साथ हो किसी को स्टेटस ना मिले। मैं हैरान हूं कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई। बट एनीवे, अब 14 साल की आपने एप्लीकेशन करनी है। मेरा मशवरा यह है, बजाय से कि आप रिमूवल डायरेक्शंस लें और उसके बाद जाके आप अप्लाई करें, बिकॉज रिमूवल डायरेक्शंस अगर आप लेते हैं, अब वो क्या होता है, वो बार बार पोक कर करके आप उनसे कहते हैं जी फैसला करो, मुझे इमिग्रेशन डिसीजन करो, इमिग्रेशन डिसीजन करो, तब वो आपको जाके स्टेटस वो अपील का राइट देते हैं। अगर आप वो चीज कर लेते हैं, उसमें आपको नोटिस सर्व कर दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं 151A नोटिस। अब अगर वो आपको सर्व कर दिया जाता है तो वहां पे क्लॉक स्टॉप हो जाता है, चाहे आपके पौने 14 साल हुए हों। सो अगर आपका क्लॉक स्टॉप हो गया तो फिर आपका टाइम रुक जाता है, वहां से आप 14 ईयर्स की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। फायदा सबसे बड़ा क्या है 14 ईयर्स की एप्लीकेशन करने का, क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल्स के अंदर है, क्योंकि ये सेटलमेंट की तरफ जाती है, उस पर आपको इंडेफिनेटली मिलेगी। अगर आपका वो नहीं बनता, 14 ईयर्स की एप्लीकेशन नहीं बनती और वो आपको
आउटसाइड इमिग्रेशन रूल स्टेटस देते हैं तो फिर आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी, फिर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिलेगी, वो भी अगर मान लेते हैं। सो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप 14 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करें। हर साल का मैं तो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर लिटरली करता हूं, 98 से अगर शुरू कर रहे हैं, 98 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, 99 ये डॉक्यूमेंट्स, 2000 ये डॉक्यूमेंट्स, 2001 ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपने क्लियर कर दिया उनको कि हर साल की चीजें आपके पास मौजूद हैं, हर साल ऑफ ये 14 ईयर्स जो आप कह रहे हैं वो आपने यहीं पे गुजारा है, और उसकी बेसिस पे आपको स्टेटस दिया जाए, क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल्स में आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन बन जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बन जाता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडेफिनिट लीव लगकर आ जाती है। अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी लीव, उसके लिए फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो आप सारा इतना टाइम यहां पे रह रहे हैं, प्लस आपके कनेक्शंस इतने बन गए हैं स्ट्रॉन्ग यूके के साथ, आपका घर है यहां पे, आपकी कोई फैमिली है, आपका जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, आपके बिल्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके सोशल लाइफ, वो सारा कुछ लगा के उसमें आपको फाइट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि वाकई आपके इतने कनेक्शंस बन गए हैं यूके के साथ कि आपको यहां से निकालना ठीक नहीं होगा। पहले अगर 13 साल वाली एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हुई है तो वो प्रॉब्लली इसलिए हुई होगी कि आपने उसको सही तरह नहीं किया होगा। अब ये 14 ईयर्स वाली जो एप्लीकेशन आप करेंगे, इसको सही तरह से तैयार कीजिएगा, उससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, मेरा सवाल ये है कि मुझे लास्ट ईयर लेगसी में इंडेफिनिट मिला था। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। लेकिन उनमें उस इंडेफिनिट पे उन्होंने मेरा नेम रॉन्ग लिख दिया था। जैसे मेरा नाम आमिर खान है, उन्होंने लिख दिया था खान आमिर। ठीक। तो मैंने आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स मैंने वो पेपर वापस होम ऑफिस को भेजा कि मेरा नाम ठीक कर दें। लेकिन अभी 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, मुझे उन्होंने कोई पेपर वापस नहीं भेजे। अभी मैंने फोन भी किया था होम ऑफिस के मेरे पेपर का क्या बन रहा है, तो उन्होंने यही कहा स्टिल इन प्रोसेस है। ठीक। तो मेरे वकील ने भी 2-3 लेटर लिखे हैं, मैंने अपने एमपी से भी लेटर लिखवाया, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया वापस। सही। तो अभी अब इसी के बारे में मुझे थोड़ा मालूम करना पड़ा। ओके चलें, ठीक है, मैं बताता हूँ जी। इस तरह की काफ़ी सिचुएशंस में से मैं पहले गुजर चुका हूँ, जिसका नतीजा अब ये कि अगर मुझे कोई आगे कहता है कि जी मेरे स्टेटस पेपर्स पे डिटेल्स गलत हैं, तो मैं उनको कभी मशवरा नहीं देता कि अपने स्टेटस पेपर्स ओरिजिनल वापस भेज दूँ, बिकॉज जैसे ही आपने वो वापस भेजे, अब आप समझे कि वो फंस गए और वो पड़े रहेंगे सालों साल वहाँ पे। मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ ट्राई की है, बड़ा पुश भी करते हैं, लेकिन उसमें वो देर लगा देते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप ट्रांसफर ऑफ कंडीशंस फॉर्म दोबारा फिल करके वो भिजवा दीजिए। उसके अंदर क्या चीज होती है कि आप कह रहे हैं उनको कि जी मुझे जो स्टेटस पेपर्स इश्यू हुए हैं वो मैं आपको दोबारा भेज रहा हूं, होम ऑफिस की फीस मैं आपको पे कर रहा हूं, वो होम ऑफिस की फी इस चीज के लिए है कि आप मुझे दोबारा स्टेटस इशू करें, लेकिन जब आप स्टेटस इशू करें तो ये करेक्शंस करके वो स्टेटस इशू कर दें ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसे कर लेते उसमें भी 4 महीने तो लगा ही देते हैं होम ऑफिस वाले, लेकिन आप उसको सेम डे सर्विस में भी जाके कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाएं वहां पे जो प्रूव करता हो कि आपका एक्चुअल नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम खान आमिर नहीं है और आमिर खान है, तो फिर आप वहां पे वो डॉक्यूमेंट लेके जाएं जो प्रूव करता हो कि वो आपका नाम है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका आईडी कार्ड हो सकता है। ये इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप जाके वहां पे लगा सकते हैं, जिसकी बेस पे वो उसको स्टेटस को चेंज कर देंगे। दूसरी सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं, उसका भी एक खास एड्रेस है, आप वहां पे उनको लिखिए, उनसे कहिए कि जी ये मेरे नाम के अंदर मिस्टेक आपकी है, इसको चेंज करना है, ये मैं आपको कॉपी भेज रहा हूं अपने ओरिजिनल स्टेटस पेपर्स की, आप मुझे आगे से उसका जवाब दें। फिर जब अगर आपको जवाब आता है वहां से कि जी अपने ओरिजिनल स्टेटस भेजो, तब जरूर भेज दीजिए, लेकिन पहले से नहीं भेजना, बजाय इससे कि आपको वहां से कोई जवाब मिल रहा हो। दैट्स ऑल आई विल से जी। इस तरह के काफी मैंने काम करवाए हैं अब, और जरा वो जैसे कहते हैं ना, ठोकरे खा खा के सीखा है कि किस तरह से सही तरह से करना है। दिस इज द राइट वे टू डू इट। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में फिर।